सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, सीजन तो है गेहूं लगाने का, मगर मैं काफी प्रभावित हुआ हूं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के हाल ही में किए गए शोध कार्यक्रमों का, कि जिसके चलते मैंने निदेशक महोदय परम आदरणीय डॉक्टर ए.के. सिंह साहब से अनुरोध किया। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप किसानों के साथ जरूर चर्चा करें कि आपके संस्थान के द्वारा जो नवीनतम किस्में आई हैं वो किस्में जो हैं किसानों के लिए किस तरह से लाभप्रद रहेंगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप नवीनतम जो आपकी धान की फसलें आ रही हैं, धान की किस्में आ रही हैं, उसके बारे में चर्चा करें। डॉक्टर ए.के. सिंह साहब। बहुत धन्यवाद डॉक्टर गोसाई साहब, आपने हमें अपने कार्यक्रम में शामिल किया। धान की और विशेष रूप से बासमती धान की नई किस्मों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं 3 किस्में पूसा संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं जो बहुत प्रचलित हैं। उसमें पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509 और पूसा बासमती 1401। ये तीनों किस्में मिलाकर के करीब 95% रकबा बासमती का इन्हीं 3 किस्मों के अंदर आता है। अब इन तीनों ही किस्मों में 2 प्रमुख समस्याएं हैं। पहली समस्या है पत्ती का झुलसा रोग, जिसको हम बैक्टीरियल ब्लाइट या बीएलबी के नाम से जानते हैं, और एक दूसरी फफूंद जनित बीमारी है जिसको हम ब्लास्ट, झोंका रोग या गर्दन तोड़ के नाम से जानते हैं। इन दोनों बीमारियों की वजह से इन तीनों किस्मों में काफी नुकसान होता है, और एक बहुत बड़ी समस्या है कि इनका नियंत्रण करने के लिए जब किसान भाई स्टेप्टोसाइक्लिन जो कि एक एंटीबायोटिक है उसका प्रयोग करते हैं बीएलबी का नियंत्रण करने के लिए, और ट्राइसाइक्लाजोल, टेबुकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल इत्यादि फफूंदनाशी दवाओं का प्रयोग करते हैं ब्लास्ट की बीमारी या झोंका रोग या गर्दन तोड़ का नियंत्रण करने के लिए, तो उसमें किसान का खर्चा भी होता है 3000 रुपए प्रति एकड़ के आसपास जो है, और कई एक बार दवाओं का अवशेष चावल के अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से जब चावल हमारा निर्यात होता है और खासकर यूरोपियन यूनियन के देशों में, तो हमारी चावल की खेप वापस कर दी जाती है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा चावल का, बासमती चावल का निर्यात यूरोपियन यूनियन में 5 लाख टन था जो 2017 में, और जो घट करके 2019 में करीब 2.5 लाख टन हो गया, ये अवशेष के चलते। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 3 नई किस्में विकसित की हैं, जिसमें पत्ती के झुलसा रोग यानी बीएलबी और झोंका रोग यानी ब्लास्ट के लिए रोग रोधी क्षमता का विकास किया गया है। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी टीम को भी बहुत बहुत बधाई कि ये दोनों ही बीमारियां धन्यवाद बासमती की किस्मों में आती हैं। ये बहुत ही ज्यादा किसानों के लिए दिक्कत की बात थी, और अगर इनका आपने निवारण कर दिया है तो मैं किसानों की ओर से और अपनी ओर से आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गोसाई साहब। और अब मैं उन किस्मों के बारे में बताना चाहूंगा जिनका हमने विकास किया है। तो पूसा बासमती 1509 का सुधार करके एक नई किस्म विकसित की गई है, जिसको हम पूसा बासमती 1847 का नाम दिए हैं, और ये किस्म करीब 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बाकी सभी गुण इसके 1509 जैसे हैं, गुणवत्ता में उसी की जैसी है। पैदावार उसकी 5 क्विंटल 1509 से प्रति एकड़ ज्यादा है, और इसके अंदर झोंका रोग और झुलसा रोग दोनों के लिए रोग रोधी क्षमता विकसित की गई है। इसी तरह से पूसा बासमती 1121 का सुधार करके जो हमने किस्म बनाई है वो है पूसा बासमती 1885। यह भी पककर तैयार होने में करीब 145 दिन का समय लेती है, जितना समय पूसा बासमती 1121 को लगता है। पकाने के बाद चावल की लंबाई, चावल का फैलाव उतना ही होता है जितना 1121 में होता है, और इस किस्म में भी झोंका रोग और झुलसा रोग बिल्कुल नहीं लगता है जी। इसके बाद जो तीसरी किस्म है हमारी पूसा बासमती 1401, उसका सुधार करके बनाई गई है, जिसको हम पूसा बासमती 1886 का नाम दिए हैं, और इस किस्म में इसकी अवधि करीब 155 दिन की है, बीज से लेकर बीज तक, और उतना ही समय करीब लगता
लगता है 1401 को पककर तैयार होने में, और इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। इसकी दानों में तूण पाया जाता है 1401 में, और 1886 में भी तूण आता है। मुख्य रूप से इसी किस्म का चावल जो है यूरोपियन यूनियन के देश में निर्यात किया जाता है। तो इसमें भी पत्ती की झुलसा और झोंका रोग के लिए रोगरोधी क्षमता का विकास किया गया है। अब ये तीनों किस्में बासमती के उत्पादन में एक नई क्रांति लाने का काम आगे आने वाले दिनों में करेंगे। जी, इसमें कोई शक नहीं है डॉक्टर साहब। मैं पुनः बधाई देता हूं कि ये क्रांतिकारी कदम है आपके दिशा निर्देश में, और आपका संस्थान और आपकी टीम जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये तीनों ही किस्में जब आ जाएंगी तो किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं माननीय निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये किस्में विकसित हो गई हैं। मैं तो खुद किसान भी हूँ, वैज्ञानिक रहा हूँ, तो बहुत खुश हूँ। किसान लोग भी बहुत खुश होंगे। अब वो जब देखेंगे हमारे को और सुनेंगे तो आपसे फिर वो मिलेंगे कि सर इसका बीज कब तक आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा किसानों को बताएं कि ये इस साल देंगे या अगले साल देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी पिछले कुछ दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 35 नई किस्में राष्ट्र को समर्पित की गई थी, और उसमें ये 3 बासमती किस्में भी शामिल थी। और इनके बीज उत्पादन में जब नई किस्म विमोचित होती है, उसका नोटिफिकेशन होता है। नोटिफिकेशन होने के बाद ही उसका प्रजनक बीज का उत्पादन का कार्य शुरू होता है। तो बीज की श्रृंखला को अच्छी तरह से सुदृढ़ करने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि किसान भाइयों को सीमित मात्रा में, कुछ किसानों को फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जो पहले आएगा वो पाएगा। इस आधार पे हम जितना अधिक से अधिक हो सकेगा उतना बीज हम उपलब्ध कराने की कोशिश किसान भाइयों, आपकी बात को माननीय निदेशक महोदय ने सुना और मुस्कुराते हुए कहा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे हम देंगे। तो कौन फर्स्ट आता है ये देखते हैं हम, और ज्यादा रश नहीं करेंगे। मैं थोड़ा किसानों से भी आग्रह करूंगा। और इसका गोसाई साहब, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसका हमारा उद्देश्य ये होता है कि जैसे हम सीमित मात्रा में जब 1 किलो बीज, जैसे पिछली बार हमारी किस्म 1692 आई थी तो उसका बीज मैंने 2-2 किलो की मात्रा में दिया था किसान भाइयों को। जी। और उसको ले जा करके उन्होंने फसल लगाई और बड़ा अच्छा फीडबैक आया है। करीब 28-29 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार किसानों को मिली है। और उद्देश्य यही था कि अभी जो बीज उससे बना है उसको बीज के रूप में प्रयोग करें, अपने पड़ोसी किसानों को भी दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा किस्म फैले। तो उसी प्रकार से नई किस्मों का बीज सीमित मात्रा में देने का उद्देश्य ये है कि उसको आप बिल्कुल बीज के रूप में प्रयोग करने के लिए लगाएंगे, अच्छी तरह से देख रेख करेंगे, बहुत होनहार बच्चे की तरह से उसका पालन पोषण करेंगे, और उसके बाद जो बीज पैदा होगा उसको अगले वर्ष बीज के रूप में नहीं सर, लगाएंगे। आप विश्वास दिलाते हैं, और आप भी बहुत किसानों से जुड़े हैं। आप अक्सर फील्ड में भी देखे जाते हैं। किसान भैया जो आपको मिलेंगे और बीज के लिए आएंगे वो वाकई बहुत अच्छा काम करते हैं, और आपको देश भर से फीडबैक आएगा जहां जहां बासमती लगती है। सर, मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि निकट भविष्य में और शोध कार्यक्रम क्या हो रहे हैं। एक तो बकानी पे कुछ चर्चा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या और कोई नए कार्यक्रम हो जिससे किसानों को लाभ होगा। अच्छा प्रश्न किया आपने। बकाने की बीमारी एक प्रमुख बीमारी है जो बासमती की तकरीबन सभी किस्मों में लगती है, चाहे वो 1401 हो, 1121 हो, 1509 हो, सब में बकाने प्रमुख रूप से आती है। और बकाने का बड़ा एक रोचक इतिहास है। बकाने एक जापानी शब्द है और बकाने का अर्थ होता है मूर्ख। तो जो बकाने ग्रसित पौधे हैं उनको मूर्ख पौधों की संज्ञा दी जाती है। मूर्ख पौधों की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति होता है समाज में उसकी पहचान एक अलग से बन जाती है, वो सबसे अलग दिखता है, अलग रहता है। तो ये बकाने से जो ग्रसित पौधे हैं वो लंबे हो जाएंगे, हल्के पीले रंग के हो जाएंगे और बाद में चल करके सूख जाते हैं। और खेत में आप सड़क से जा रहे हैं तो ये पौधे अलग से खेत में आपको दिखेंगे, पूरे खेत को खराब कर देते हैं। उसका जो बिल्कुल दृश्य है उसको आंखों को एकदम कांटे जैसे दिखते हैं। तो इसीलिए इसको हम बकाने का नाम इस तरह से पड़ा है। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि
जो हमारी एक पुरानी किस्म थी पूसा बासमती 1 मुच्छल जिसको जानते थे, तो मुच्छल बहुत दिनों तक किसान भाइयों ने लगाई, उसमें बकाने बहुत कम आती है। उसी तरह से कुछ और किस्में हमने चिन्हित की हैं जिसमें बकाने नहीं आती है, और उन गुणों को अब हमने पूसा बासमती 1509 में, पूसा बासमती 1121 में और 1401 में स्थानांतरित किया है। लेकिन इसको किसानों तक पहुंचने में थोड़ा सा अभी समय लगेगा। तब तक के लिए हमारा अनुरोध किसान भाइयों से रहेगा कि ये बकाने की बीमारी जो है वो बीज जनित है, और साथ में साथ ये मृदा जनित भी है। अगर मिट्टी से भी हो सकती है, साथ ही साथ बीज से भी हो सकती है। तो बीज का उपचार जरूर आप करें, बिना बीज उपचारित किए उसकी पौध न लगाएं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है। ट्राइकोडर्मा से भी बीज का उपचार कर सकते हैं, तो इससे एक प्रभावी नियंत्रण होगा। और दूसरा यह है कि ये किसान भाई अगर बासमती और गैर बासमती दोनों किस्में लगाते हैं, तो जिस खेत में इस साल बकाने आया है उसमें किस्म को बदल दीजिए, उसमें गैर बासमती किस्म लगा लीजिए और बासमती वाले को दूसरे खेत में लगा दीजिए, तो इससे भी नियंत्रण में मदद मिलेगी काफी। अब दूसरी बात, एक और जो अनुसंधान की जो मुख्य दिशा है उसमें धान की सीधी बिजाई। जैसा कि आप जानते हैं, जब रोपाई विधि से हम धान की खेती करते हैं तो इसमें काफी पानी लगता है। 1 किलो चावल पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। और अगर हम धान की सीधी बिजाई करें तो धान की सीधी बिजाई में करीब 40%, 35 से 40% पानी की बचत होती है। लेकिन जब धान की सीधी बिजाई की जाती है तो सबसे बड़ी समस्या खरपतवार की आती है। आप देखिए, पंजाब सरकार ने और हरियाणा सरकार ने बहुत प्रयास किया है कि धान की सीधी बिजाई में रकबा बढ़े, लेकिन पंजाब सरकार ने इस बार तो काफी अच्छा सफल प्रयास रहा। करीब 6-7 लाख हेक्टेयर एरिया सीधी बिजाई में गया है। हरियाणा में भी करीब 70-75 हजार हेक्टेयर के आसपास सीधी बिजाई में रकबा गया है। सरकार ने प्रोत्साहन भी दिया है। तो खरपतवार से इसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और उसके नियंत्रण के लिए भी हम कुछ शोध कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ ऐसी नई किस्मों का विकास हमने किया है, जिनमें कि एक विशेष खरपतवार नाशी दवा है जो कि हर तरह के खरपतवार को मार देती है, लेकिन धान के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है। तो ऐसी किस्में भी आगे आएंगी जो धान की सीधी बिजाई के लिए बहुत उपयुक्त होगी, और ये शोध बहुत जल्दी ही किसानों तक हम लोग पहुंचाएंगे। किसान भाइयों, अभी निदेशक महोदय ने बताया कि बकानी पर भी उनका संस्थान कर रहा है काम कि इसकी रोकथाम होनी चाहिए, और साथ साथ डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, धान की सीधी बिजाई बिना रोपाई, इस पर भी नया कार्यक्रम उनका चल रहा है। तो ये दोनों ही बहुत ही मुख्य बिंदु है। राष्ट्रीय स्तर पे पानी को बचाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। और धान, अभी बोला था सर ने कि 3000 लीटर ले लेता है, ये सब किसानों को मालूम भी हो गया लगभग। तो आप डीएसआर की ओर भी बढ़ेंगे। सर, आप आखिर में किसानों को और क्या कहना चाहेंगे? एक मैं किसान भाइयों से हाथ जोड़ करके अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी अक्टूबर का महीना अंत होने जा रहा है, नवंबर का महीना शुरू होगा, और ये समय है जब धान की कटाई बहुत जोरों से होगी। जो देर से बोई गई किस्में हैं, जैसे 1401 है या पूसा 44 वगैरह है, और साथ में किसान भाई पराली में आग लगाते हैं। आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि कृपया पराली जलाएं नहीं, पराली को गलाएं। जब आप पराली जलाते हैं तो वातावरण प्रदूषित होता है, आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है, और साथ ही साथ मृदा के अंदर जो मित्र जीवाणु हैं वो भी मर जाते हैं। जमीन के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसकी मात्रा कम होती है। लेकिन पराली को अगर आप खेत में मिला करके, और हमने संस्थान के द्वारा पूसा डिकम्पोजर का विकास किया है, उसका प्रयोग कई संस्थाओं के द्वारा छिड़काव किया जा रहा है, तो उससे पराली को गलाने में काफी मदद मिलती है। 25 दिन के अंदर पराली गल जाती है। उससे खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, मृदा की स्वास्थ्य अच्छा होता है, मृदा के अंदर जो मित्र जीवाणु हैं उनकी संख्या बढ़ती है, और इससे मिला करके आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, वातावरण सुरक्षित रहेगा, और आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। कृपया इस बात का ध्यान रखें। किसान भाइयों, वातावरण को रखें आप स्वच्छ। डॉक्टर साहब ने आपको संदेश दिया है, बहुत महत्वपूर्ण। और सर, मैं विश्वास दिलाता हूं, अब आगे से तो काफी कमी हो गई है। किसान लोग भी समझने लगे हैं कि पूसा धान की जो पुराल होती है या बच जाते अवशेष, उसमें आग नहीं लगाएं तो उससे काफी फायदे होते हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हैप्पी सीडर से
धान के कटे हुए खड़े फानों में भी आप सीधी बुआई कर सकते हैं गेहूं की, और सुपर सीडर से भी आप बुआई कर सकते हैं, और पुआल को गायों भैंसों को भी खिला सकते हैं। इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। सर, आपने विशेष अपना टाइम दिया है, मैं आपको अपनी ओर से और किसानों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पुनः सारी IRI की टीम को, जिन्होंने धान की 3 नई किस्में विकसित की हैं, उनको बधाई। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सब आपको भी बधाई।